नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम तैयारी कर रहे हैं आरएस मेंस के पेपर वन का। सब्जेक्ट मैनेजमेंट चल रहा है। अब तक 19 लेक्चर हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 है। आज हम मैनेजमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो लास्ट यूनिट है मैनेजमेंट की, एजुकेशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होगा, 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन इस लेक्चर के बाद पूरी एक यूनिट हम इसी लेक्चर में बेसिकली कवर करने वाले हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हम फ्लो चार्ट की मदद से डेफिनेशंस, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीज़ें अच्छे से एलैबोरेटिव तरीके से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओ, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो। अब तक कितने लेक्चर हो चुके हैं? 19। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये 19 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। आज का है लेक्चर नंबर 20 और इसी के साथ 20 लेक्चर्स में 20 मार्क्स का आपका पूरा 100% कवरेज हमने यहाँ पर कराया है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मैनेजमेंट के सिलेबस की तरफ। पेपर वन में मैनेजमेंट आता है, पार्ट बी है, कंप्लीट हो चुका। कंप्लीट सेकंड यूनिट कंप्लीट, थर्ड यूनिट कंप्लीट। लेक्चर नंबर 19 में हमने पूरी फोर्थ यूनिट कंप्लीट कराई थी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स। ये पूरी यूनिट एक ही लेक्चर में कंप्लीट हुई है। तो आपने अगर वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप वो देख लीजिए। ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे राजस्थान अखाड़ा चैनल पर। आपको इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ रिवीजन पर्पस के लिए आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान अखाड़ा पर। और लेक्चर नंबर 20 आज हम स्टार्ट करेंगे। 3 पार्ट्स में मैं इस लेक्चर को कवर करूंगा। पहला पार्ट हम एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, सेकंड पार्ट में हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, और थर्ड पार्ट में हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। और इन सब चीज़ों की के साथ ही हमारा ये लास्ट जो यूनिट है ये भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। बेसिकली इस यूनिट का टारगेट क्या है कि आपको जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में पता हो। ठीक है। मान लीजिए आप कल एसडीएम बनते हैं, कल का मतलब है आने वाले समय में आप एसडीएम बनते हैं और आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होता है, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए या टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए, तो वहाँ की कार्यशैली, वहाँ किस तरह से बेसिकली आपको क्या क्या काम आप वहाँ पर करने हैं, किस तरह से आपको उस सेक्टर को मैनेज करना है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक क्वेश्चन आरपीएससी हमेशा इस यूनिट से पूछती है, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो। तो आज का ये लेक्चर देखने के बाद नो डाउट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। और इस लेक्चर से ही बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। इतना भी एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो सब यहाँ पर कवर्ड है। हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट से जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर्ड हैं। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से सब कुछ कवर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में। हम बात करेंगे डेफिनेशन की, ये क्या होती है, की एरियाज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, क्या क्या काम करता है एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयर मैनेजमेंट अलग तरीके से पढ़ेंगे, वेलनेस मैनेजमेंट में आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके डेफिनेशन के बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने पूरा डिज़ाइन किया है लेक्चर, ताकि सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई जाए। 2 नंबर में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए, इसके कंपोनेंट्स बताए जाएं। ठीक है। एग्जाम्पल्स बताए जाए, डिफरेंस बताया जाए, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग सेक्शन मैंने यहाँ पर रखा है। कोर स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है, एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड की, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, वो सारी चीजें पढ़ते हुए लास्ट में हम इसको समराइज कर देंगे। मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे का लेक्चर मैंने डिजाइन किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एजुकेशन मैनेजमेंट से। ठीक है। डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट होता क्या है। सीधे सीधे सब शब्दों में अगर बात की जाए तो एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट है उन सारी एक्टिविटीज का जो भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड होती है। ठीक है। डिटेल में बात करें तो ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्लानिंग आती है, कुछ भी प्लान करना, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। ठीक है। किस चीज़ की, एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। मान लीजिए ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये एक स्कूल है।
इस स्कूल के अंदर खूब सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, हर तरह की एक्टिविटीज हो रही है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो रहा है, सिलेबस कंप्लीशन पे काम हो रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, असाइनमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज इस स्कूल के अंदर हो रही है या इस कॉलेज के अंदर हो रही है। उन एक्टिविटीज को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, ठीक है, किस लिए? ताकि उसके एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स को अचीव किया जा सके। ये क्या कहलाता है? एजुकेशन मैनेजमेंट कहलाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ये स्कूल भी हो सकता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है। इसके अंदर विभिन्न एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ पर चल रहे हैं। उन सारे क्रियाकलापों को प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, ताकि हम दो गोल्स को अचीव कर सकें। कौन से हैं दो गोल्स? पहला है एकेडमिक गोल्स और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स, ठीक है। इन दोनों को अगर अचीव किया जा सके तो उसे एजुकेशन मैनेजमेंट कहलाता है। एजुकेशन मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका टारगेट क्या है? टू अचीव एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गोल। प्रोसेस क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है और थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने मोटी मोटी आपको डेफिनेशन बता दी कि आपको दो गोल अचीव करने हैं। कौन कौन से? एकेडमिक गोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गोल। इसके गोल अचीव करने हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज से। और प्रोसेस क्या क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बात समझ आ गई? दिमाग में बैठ गई बात? थोड़ा सा और इन डेप्थ अगर मैं इसको लेकर चलूं तो यहाँ पर वो जो एक्टिविटीज है उसके अंदर क्या क्या होता है, आप क्या क्या काम करते हैं इसके अंदर। इसके तहत आप ये काम करते हैं कि आपको लोगों को मैनेज करना होता है। लोग कौन कौन से? टीचर्स, फैकल्टी को मैनेज करना पड़ता है कि आपको फीस कितनी दी जाएगी, आपका टाइमिंग क्या होगा सुबह आने का, आपको लीव कितनी दी जाएगी, आप कौन से सब्जेक्ट के मास्टर हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी रिक्रूटमेंट किस बेसिस पर होगा, वो सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा। किस किस को मैनेज किया जाएगा? तीन तरह के लोगों को एक इंस्टीट्यूशन में। पहला टीचर्स, दूसरा स्टूडेंट्स को मैनेज किया जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप कौन से क्लास में हैं, आप कौन से डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें, आपकी टाइमिंग क्या होगी, आपका शेड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से काम करती हैं। पहला टीचर्स, दूसरा स्टूडेंट्स और तीसरा जो है वो स्टाफ। स्टाफ क्या हो गया? स्टाफ वो जो लोग ना तो स्टूडेंट हैं ना टीचर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लर्क हो गया, ठीक है, फाइल्स वगैरह काम है, या सैलरी डिस्बर्समेंट अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, या फिर पियोन वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले पीपल आ जाएगा, ठीक है, इसको मैनेज करना है। पीपल में तीन तरह के लोग हैं। कौन कौन? टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। दूसरा आ जाएगा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट का काम है मैनेज करना। मैनेज क्या क्या करना है? पीपल को। पीपल कौन कौन है? स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं और स्टाफ है। रिसोर्सेस को मैनेज करना है। रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला बजट, कि आपका जो मनी है वो कहाँ पर लगेगा, बजट को मैनेज करना है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है। और तीसरा टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है। किस तरह से आप ऑनलाइन होमवर्क दे सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, या कुछ भी जो भी चीज़ें आप चला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, वो एक रिसोर्स है इम्पॉर्टेंट, कि जैसे क्लासरूम्स हो गए, और क्लासरूम्स हो गए, बोर्ड वगैरह हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर्स वगैरह हो गए, या फिर लैब वगैरह हो गई, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब एक्सेट्रा। तो इस तरह से यहाँ पर काम किया जा सकता है। एंड पॉलिसीज टू इंश्योर हाई क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी। किसी भी तरह के मैनेजमेंट का जो अंतिम गोल होता है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये दो चीजें बढ़ाने का होता है, ताकि उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो यहां पर हम जो भी काम कर रहे हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के तहत, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रोसेस की जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के तहत, इन सारी चीजों का जो अंतिम लक्ष्य है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर, यहां पर एजुकेशन सेक्टर की हाई क्वालिटी को इंश्योर करना। और हाई क्वालिटी इंश्योर कैसे होगी? जब आप इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, जब इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एजुकेशन मैनेजमेंट को समझने की
कोशिश की। ये पूरी तरीके से आप एक 2 नंबर के क्वेश्चन में जो 15 वर्ड्स में लिखना होता है, यहाँ पर आप अगर ये लिख के आएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन मैनेजमेंट, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लाइन में आप 15 वर्ड्स में कंक्लूड कर सकते हैं, और अगर आपको और इन डेप्थ लिखना हो तो आप ये सेकंड लाइन भी यहाँ से यहाँ तक की कवर कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की एजुकेशन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं की एरियाज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट की एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर अंदर आता क्या है और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने की, समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। देखिए, पढ़ तो आप भी सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है ताकि आपके दिमाग में वो इस तरह से वो चीज, वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ताकि आप उसको एक बार या 2 बार रिविजन करने पर ही एक लॉन्ग टर्म आप मेमोरी आपकी जनरेट हो सके। तो जिस तरह से मैंने आपको एजुकेशन मैनेजमेंट समझाने की कोशिश की, वही उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन मैनेजमेंट के एरियाज क्या क्या है, किस किस सेक्टर में किस किस तरह से एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो काम करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, उन सारे पॉइंट्स की 8 पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देन अब बात करते हैं की एरियाज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में, कि एजुकेशन मैनेजमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किन किन एरियाज पे काम किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। टोटल 8 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले यहाँ भी मैंने आपको प्लानिंग के बारे में बताया था। प्लानिंग किस किस चीज़ की होती है, कि लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करनी है हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है, रिजल्ट देना है या फिर इकोनॉमिक गोल है, ठीक है, या फिर सोसाइटी को लेकर कोई हमारा स्पेशल टारगेट है, उस तरह को लेकर हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है अबाउट लॉन्ग टर्म गोल। डन। सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क किस तरह से फ्रेम किए जाएंगे, कि आपको 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आगे आपका रोड मैप क्या है। अगर मान लीजिए आपका एक प्राइमरी स्कूल है, तो आपका पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से आप उसको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट करेंगे या कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, या आप कॉलेज में ब्रांचेस और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो उस तरह से वो पूरी की पूरी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क जो है वो डिजाइन होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो एंश्योरिंग अलाइनमेंट विथ नेशनल एंड रीजनल एजुकेशनल गोल्स। देखिए, अभी जैसे एनईपी लागू हुआ, कब हुआ एनईपी? 2020 में। ठीक है, तो एक तरीके से आपके स्कूल को या आपके कॉलेज को या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको अलाइन होना पड़ेगा नेशनल पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पैरेलल। देन जैसे पीएम श्री स्कूल्स बनाए गए हैं। पीएम श्री स्कूल्स वो हैं ऐसे स्कूल्स, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स या ऐसे केवी केंद्रीय विद्यालय जो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू कर चुके हैं 2020 वाले को, वो पीएम श्री स्कूल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि आपका गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप की पॉलिसीज, फ्रेमवर्क वगैरह किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, और आपको किस तरह से अलाइन हो रहा है नेशनल और एजुकेशन, रीजनल एजुकेशनल गोल के साथ। ठीक है, सेकंड जो की एरिया आता है एजुकेशन मैनेजमेंट में, वो आता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड कि आपको स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, टीचर्स को मैनेज करना है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखना है कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे डे टू डे ऑपरेशंस। अब डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर क्या आता है, टाइम टेबल आता है। ठीक है, कि हर क्लास का आपको अलग अलग टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मतलब शेड्यूल। इसके अलावा फैसिलिटीज आपको देनी है। फैसिलिटीज कौन कौन सी होगी? फॉर एग्जाम्पल कैंटीन फैसिलिटीज हो गई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, कोई कोर्ट वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्टाफ आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। स्टाफ कौन कौन से हो गए? पियोन्स वगैरह हो गए, और भी बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, या फिर अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए। वो सारी चीज़ें आपको डे टू डे ऑपरेशंस वहाँ पर करवानी पड़ेगी। जिस तरह से हम किसी भी कंपनी में वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं उसको काम में रखने के लिए, वैसे डे टू डे ऑपरेशंस यहाँ पर चाहिए होते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में। मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात करनी पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। आप चाहे अटेंडेंस की बात करो, चाहे डिसिप्लिन की बात करो, एकेडमिक पॉलिसीज प्रोग्राम्स की बात करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करो, या फिर डे टू डे ऑपरेशंस की बात हो, सारी चीज़ें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एजुकेशन मैनेजमेंट के की एरियाज के अंदर आती है। तो अभी तक इस स्लाइड में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखनी है,
पॉलिसीज़ वगैरह देखनी है, फ्रेमवर्क्स वगैरह देखने हैं, उनके साथ अलाइन होना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स देखने हैं फाइनेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। सेकंड आता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हो गया, डे टू डे ऑपरेशंस हो गए, डेली प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मॉर्निंग अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन यहाँ पर आता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एजुकेशन मैनेजमेंट में, वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर किसी को मैं मानता हूँ तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाती या बिगाड़ती है। बाकी सारी रिसोर्सेज जो है वो सेकेंडरी काम करते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो काम करने वाला रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, अगर एक स्कूल है या एक कॉलेज है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको कौन चलाएगा? फैकल्टीज चलाएंगी। फैकल्टीज से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उनकी हायरिंग करना, कि कितने टीचर्स यहाँ पर काम करेंगे, किस टाइम पर काम करेंगे, उनकी सैलरी क्या होगी और बाकी फैसिलिटीज उनको क्या दी जाएगी, ये सारी चीज किस में आ जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत, हायरिंग के अंतर्गत आ जाएगी। सेकंड पॉइंट आएगा ट्रेनिंग। वो जितने भी टीचर्स जो है वो हायर किए गए हैं उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी अगर वो फ्रेशर टीचर्स हैं तो। ठीक है, इसके अलावा इवेल्युएशन का काम होगा टीचर्स का। अब इवेल्युएशन का काम दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किस तरह कि आपने सीधा सीधा स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दे दिया और बोल दिया कि आप ये फॉर्म भरो टीचर्स का। ठीक है, टीचर्स से रिलेटेड ये फॉर्म आप भर के दे दो, तो वो इवेल्युएशन हो जाएगा। बच्चों ने डायरेक्ट फीडबैक वहां पर दे। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ही आपके एकेडमिक टीचर को इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। आपने स्टूडेंट्स को सीधे सीधे एक फॉर्म दे दिया और कहा कि फॉर्म पे या ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म है कि टिक कर दो, ताकि टीचर के बारे में कि वो टीचर डिसिप्लिन कितना है, वो टीचर आपसे डिस्कस कितना करता है, या वो टीचर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। इस तरह से टीचर्स का इवेल्युएशन वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे होगा? रिजल्ट को देखते हुए। अगर आपने अच्छा रिजल्ट दिया है, आपकी क्लास के सारे बच्चे 80% अबोव है या 70% अबोव है या फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, फेल कोई नहीं हुआ है, तो वो एक अच्छा इवेल्युएशन मेथड हो जाता है टीचर्स का। फिर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कौन आ जाएगा? एलडीसी आ जाएगा, पीओन आ जाएगा, अकाउंटेंट्स वगैरह आ जाएंगे। इन सब की हायरिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ सिर्फ ना सिर्फ हायर करना है, ट्रेन करना है, बल्कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो उसको सपोर्ट करना है कंटिन्यूसली। एक टीचर जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। स्टाफ रिटेंशन को प्रमोट करना है और मोटिवेशन को प्रमोट करना है। स्टाफ रिटेंशन का मतलब होता है कि जो स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहा है वो डिससेटिस्फाई होके आपके इंस्टीट्यूशन को छोड़ के ना जाए। मान लीजिए एक कोर्स चल रहा है किसी कोचिंग या कोई क्लास चल रही है, एकेडमिक ईयर चल रहा है, ठीक है, 10th क्लास है, और मान लीजिए आपका कोई टीचर जो है वो बीच में ही आपका स्कूल छोड़ के चला गया, तो ये कितनी बुरी बात है। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ये स्कूल की इमेज के लिए गलत है, ये बच्चों के रिजल्ट के लिए गलत है। तो इस तरह से आपको इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी या इस तरह की फैसिलिटीज फैकल्टीज को प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि स्टाफ रिटेंशन हो सके। बीच में, इन बिटवीन द कोर्स, इन बिटवीन द एकेडमिक ईयर, कोई भी स्टाफ जो है वो आपका कॉलेज या स्कूल छोड़कर ना जाए। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए आपको कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन वहां पर देनी पड़ेगी। Done? तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट यहाँ पर कवर किए। फर्स्ट क्या किया हमने? फर्स्ट मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में, सेकंड था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, थर्ड था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी बात होगी तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल को चलाने वाला, एडमिनिस्ट्रेट करने वाला कौन होगा? ह्यूमन रिसोर्स ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आएगा? टीचर्स आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। तो उसमें आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी बातें लिखेंगे। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट में क्या आएगा कि सबसे पहली चीज़ तो करिकुलम की बात करेंगे हम। करिकुलम को ना सिर्फ डिज़ाइन करना, सिलेबस को ना सिर्फ डिज़ाइन करना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। ठीक है, कि क्लास में कोई भी क्लास है, कितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे कॉलेजेस की हो या किसी कोचिंग की हो, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस जो है, एक डिफाइंड टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज, उसको डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क आता है, की एरिया आ जाता है एजुकेशन मैनेजमेंट में। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बात की जाती है टीचिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, कि जो भी टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर जितने भी डिलीवर हो रहे हैं, वो
वो कितने इफेक्टिवली डिलीवर हो रहे हैं, इस बात को मेजर करना, इस बात को एवेल्युएट करना भी करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। देन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन रखना, ये सारे काम जो है वो करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो गई? सबसे पहली चीज़ करिकुलम को डिज़ाइन करना। सेकंड, जो डिज़ाइन किया हुआ करिकुलम है उसको इम्प्लीमेंट कराना। जो टीचर्स जिस करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स, उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, ठीक है। और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करते हुए क्वालिटी को अश्योर रखना, ये क्वालिटी वहाँ पर मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। इसके ये फोर्थ की एरिया है एजुकेशन मैनेजमेंट का। इसके बाद आता है फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले फाइनेंस की बात करेंगे और रिसोर्सेज जितने भी हैं उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कमांड वहाँ पर होगा। तो फाइनेंस के अंतर्गत बजट प्लानिंग की जाएगी सबसे पहले, कि बजट जो है कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में या एक एजुकेशन ईयर में, ठीक है, एजुकेशन ईयर आप मान सकते हैं 1 अप्रैल से मानो तो 1 अप्रैल से मान लो, 1 जुलाई से मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो भाई मार्च तक एग्जाम चलते हैं तो 1 अप्रैल से मान लीजिए, नहीं तो फिर जुलाई से मान लीजिए, ठीक है। जो भी आपका एजुकेशन ईयर होता है उसमें जितना भी लगने वाला बजट है उसको प्लान करना है और उसको मैनेज करना है, ठीक है। कि कितना पैसा जो है वो बाहर से आएगा और कितना पैसा टीचिंग में जाएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में जाएगा, कितना स्टाफ हो जाएगा और बाकी चीज़ों में कितना मेंटेनेंस वगैरह पे जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। इसके बाद आता है रिसोर्स अलोकेशन। जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, लैब्स हो, टेक्नोलॉजी हो, उन सबको अलोकेट किया जाता है कि इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं और वो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हर चीज़ के लिए, हर किसी भी छोटी या बड़ी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फंड्स की आवश्यकता होती है। तो फंड रेज करना और ग्रांट्स मिलना, ठीक है, अनुदान मिलना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की एरिया आ जाता है एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत। सिक्स्थ पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में। जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को का यूज़ लेना क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखिए पहले क्या होता था, हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। अब क्या हो गया? चॉक एंड ब्लैक बोर्ड की जगह क्या आ गया? डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड आ गया, ठीक है। लाइट पेन वगैरह का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसके बाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए होमवर्क पहले डिक्टेट किया जाता था, अब क्या होता है कि ऑनलाइन ही आपका कोई ऐप वगैरह होगी, उस पर होमवर्क जो है वो डिनोट हो जाएगा। जैसे शाला दर्पण नाम की एक वेबसाइट है, ऐप है, उसमें जो भी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अटेंडेंस जो है वो पहले रजिस्टर में होती थी, अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लग गई, ठीक है। लर्निंग के लिए भी उसी तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, एलएमएस सिस्टम्स आ गए। ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है उसको कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करना है इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि हम लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड रहें। देन हाइब्रिड मॉडल्स को सपोर्ट करना है। हाइब्रिड मॉडल्स मतलब कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, और इन दोनों के सामंजस्य से क्या बनेगा? हाइब्रिड सिस्टम बन जाएगा। आप ऑफलाइन जाके इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वहाँ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। रिमोट एजुकेशन मॉडल्स पे काम किया जाएगा टेक्नोलॉजी के साथ। इसी के साथ क्या होगा? आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपकी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल तरीके से अपडेट रहे हर समय। डन। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एरियाज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यहाँ पर बताई। सेकंड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना यहाँ पर बताया। थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? वो रिसोर्सेस जो ह्यूमंस से रिलेटेड हो, ह्यूमंस जहाँ पर काम कर रहे हैं, ह्यूमंस एज अ रिसोर्स जहाँ पर काम कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है और उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। ये एक की एरिया होता है। मैनेज कैसे होगा? ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या है? जैसे स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए, ठीक है, उनकी हायरिंग हो गई, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनकी इवेल्युएशन हो गया। ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। डिज़ाइन करना, करिकुलम इम्प्लीमेंट करना, सिलेबस वगैरह, टीचर्स की इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करना। फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। और सिक्स पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट आया, पैसा, पैसे से भी ऊपर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए।
किसी भी स्कूल कॉलेज या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक की रोल प्ले करता है। डन। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। की एरियाज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट: फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग; सेकंड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन; थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट; फोर्थ, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट; फिफ्थ, फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट; सिक्स्थ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब चलते हैं सेवन्थ एंड एट्थ पॉइंट पे। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट, यहाँ सिक्स पॉइंट में एक पॉइंट और था कि जितना भी स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग की जाए एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में, बताया जाए कि स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, शाला दर्पण ऐप जो है वो कैसे यूज़ की जाती है। एंड ईजी पॉइंट है ये। सिक्स पॉइंट में जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है उसमें हमने एक पॉइंट और पढ़ा, ट्रेनिंग स्टाफ इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। सेवन्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट सर्विसेज एंड वेलफेयर। स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है हमें, स्टूडेंट का भी नहीं, स्टूडेंट का ही ध्यान रखना है। पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसी की आइडिया पर चल रहा है कि स्टूडेंट की जो स्किल है तो हमें इम्प्रूव करना है, ताकि हम और वो कैसे होगा, स्टूडेंट सर्विसेज मतलब एडमिशन जितने भी हैं वो मैनेज किया जाए, काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए, और ना सिर्फ उसको मॉनिटर किया जाए बल्कि जैसे ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है तो आपने मॉनिटर कर लिया कि भाई ये जो ग्राफ है ना ये स्टैग्नेंट है, ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, तो इसको ये क्या हो गया, ये मॉनिटर करना हो गया। लेकिन हमें ना सिर्फ मॉनिटर करना है बल्कि इसको डेवलप भी कराना है। ये ग्राफ जो परफॉर्मेंस है ये ऊपर जानी चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे के 50% आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में 50% आ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में 50% आ रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर मापा ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया। लेकिन हमें सिर्फ मॉनिटर नहीं करना, हमें डेवलपमेंट भी करना है। इसको अगले सेमेस्टर में 55% लेके जाना है, 60% लेके जाना है, 70% लेके जाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, इंक्लूडिंग अस। हमारा भी टारगेट ये रहता है कि कैसे भी ऑथेंटिक मटेरियल टेस्ट सीरीज वगैरह देके हम स्टूडेंट के लेवल को 2 लेवल 3 लेवल ऊपर ले जा सके, ताकि कट ऑफ क्लियर हो सके, ताकि जॉब जो है वो मिल सके, एसडीएम आप बन सको। एंड एट्थ आता है पॉलिसी कंप्लाइंस एंड गवर्नेंस। पॉलिसीज जो है वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर एजुकेशन पॉलिसीज, स्पोर्ट्स पॉलिसीज वगैरह सब चलती रहती है, उनकी कंप्लाइंस करना, उनको अडेयर करना टू लोकल एंड नेशनल एजुकेशन रेगुलेशंस। जैसे अभी आई है एनईपी, कब आई, 2020 में, तो उसके अंतर्गत जो क्लास मॉड्यूल्स है, जिस तरह से जो सिलेबस है उसके अंतर्गत उस तरह से काम करना आपको जरूरी है, वो एक एजुकेशन मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाता है। मैनेजिंग स्कूल बोर्ड्स और कमिटीज़, स्कूल के बोर्ड वगैरह जो है, कमिटी वगैरह है, उसको मैनेज करना है कि भाई बोर्ड मेंबर्स कितने हैं, कमिटीज़ मेंबर कितने हैं। ऑडिट्स कंडक्ट करना, इवेल्युएशंस करना, ये देखना कि भाई जो जितना भी फंड्स जो हम बाहर से आ रहे हैं लगा रहे हैं वो सही जगह पर लग रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 8 पॉइंट जो है ये हमने यहाँ पर पढ़े, किस चीज़ के, की एरियाज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता क्या है, क्या क्या काम होता है एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत। पहले मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, ठीक है, डेफिनेशन में तो सीधे सीधे हमने बात की एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन एजुकेशन मैनेजमेंट में जब आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो उसके अंदर लॉट मैनी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे एरियाज हमने यहाँ पर बात की। 8 अलग अलग पॉइंट्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसका रिवीजन अगर आपको करना हो तो आप राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ, कितने 20th लेक्चर है ये, ठीक है, सारे लेक्चर्स की लगातार हम अपलोड हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ ही आप पॉइंट याद कर लीजिए, फाइनेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्टूडेंट सर्विसेज एंड वेलफेयर, पॉलिसी कंप्लाइंस एंड गवर्नेंस। तो इस तरह से यहाँ पर ये 8 पॉइंट जो है, ये 8 एरियाज हैं जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो काम करता है, इन 8 एरियाज में। डन हो गई बात। यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं, क्या आवश्यकता पड़ जाती है, क्या एजुकेशन मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 5 पॉइंट्स है। 5 नंबर का क्वेश्चन ईजिली बन सकता है आपसे, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। डन। क्या लिखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, तो 50 वर्ड्स में आपको लिखना है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं जो कि 5 मार्क्स का है, तो आपको आरपीएससी अच्छे नंबर देने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इंप्रूव द क्वालिटी एंड
एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें भी एजुकेशन पार्ट हो रही है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, साथ में एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ जाती है। सेकंड, टीचर की परफॉर्मेंस भी एनहेंस होती है और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी एनहेंस होती है अगर एजुकेशन मैनेजमेंट अच्छा है तो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए किसी भी चीज़ को आप मैनेज कर रहे हो तो उसका जो टारगेट है, उसका जो गोल है, ठीक है, एम ऑफ दैट मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, बाय इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस एंड बाय और बोथ ऑफ देम। ठीक है, या तो क्वालिटी इंक्रीज करनी है आपको मैनेजमेंट के द्वारा, तो क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ एजुकेशन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट के द्वारा क्वालिटी इंप्रूव होती है और एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन इंप्रूव होती है, मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज होती है। इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट दोनों की परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर एनहेंस होती है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इंक्रीजेज एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूज। जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? एचआर हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंस रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मनी हो सकती है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंट यूज जो है वो वहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इनोवेशन को ये सपोर्ट करता है और अडेप्ट करता है एजुकेशन सिस्टम को ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है? एक हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम है, या फिर टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के साथ और उसकी एफिशिएंसी जो है वो हम इम्प्रूव कर सकें, उस तरह से वो अडेप्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटीज़ और एप्स। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों के द्वारा आप एजुकेशन सिस्टम की जो अडेप्टेशन है, उसकी इनोवेशन जो है वो वहाँ पर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। 5 पॉइंट्स में क्या क्या आया? फर्स्ट पॉइंट, improves the quality and accessibility of education. Second, enhances teacher and student performance. Third, increases efficiency in resource use. Fourth, ensures accountability and transparency. Fifth, supports innovation and adaptation इन एजुकेशन सिस्टम। सीधे सीधे ये 5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं एग्जाम में, 5 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको 3 3.5 नंबर आरपीएससी आराम से दे देगा। डन। अब आगे हम बात करते हैं रोल्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या क्या रोल्स होते हैं, कौन कौन से लोग इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज आता है स्कूल प्रिंसिपल या हेड टीचर, जो भी हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यहाँ जो बैठा है वो व्यक्ति, अब चाहे वो हेड हो सकता है, चाहे वो स्कूल प्रिंसिपल हो सकता है, हेड टीचर हो सकता है, ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट या ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज हो सकता है। सेकंड आता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, जो एजुकेशन के आसपास उसको एडमिनिस्टर कर रहा हो। ठीक है। थर्ड, एकेडमिक डीन, करिकुलम डेवलपर, एजुकेशन कंसल्टेंट, पॉलिसी मेकर और एजुकेशन ऑफिसर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से सारे जो है रोल्स यहाँ पर काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, आरपीएससी नहीं पूछेगी इसको। इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया क्या चीज़? एजुकेशन मैनेजमेंट। 1/3 ऑफ द लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एसेंशियल सर्विसेज 3 आती हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, और तीसरा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जिसमें से हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया आज के लेक्चर में? एजुकेशन मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? सेकंड पार्ट ऑफ दैट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ऑफ दिस लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट कंप्लीट कराया। सेकंड पार्ट में हम एक्सक्लूसिवली देखेंगे हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सीधा ले चलूंगा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और इसी के साथ लेक्चर भी खत्म होगा। और लेक्चर खत्म होने के साथ साथ पूरा मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सीधे चलते हैं हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट के ऊपर। उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसको हम बाइफरकेट कर देंगे 2 पार्ट में। एक, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, सेकंड वेलनेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, और फिर हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड वेलनेस। डन हो गई बात? आगे चले, समझने की कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि इट इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड। ये इंटीग्रेट करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को
with wellness and preventive strategies to improve the health outcome of individuals and populations. ठीक है, मतलब बहुत सारी अलग अलग हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर कोई और सर्विस आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ और सर्विस आ रही है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड जितनी भी है, उनको अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया और वो इंटीग्रेशन जो है वो काम आ रहा है लोगों के, ये लोग हैं खूब सारे, इन लोगों के हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसे क्या कहलाएंगे, ये हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट हो जाएगा। कहीं भी मैनेजमेंट जहां भी आएगा शब्द, वहां पर क्या इन्वॉल्व होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, पहला आएगा प्लानिंग, दूसरा आएगा ऑर्गेनाइजिंग, ओवरसाइट, एवेल्युएशन, किस चीज का, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स, सिस्टम्स एंड सर्विसेज, जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम्स हैं, सर्विसेज हैं, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओवरसाइट, एवेल्युएशन, ऑडिटिंग वगैरह, चेकिंग, कमांडिंग, डायरेक्टिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको 15 वर्ड्स में लिखना है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको लिख सकते हैं। चाहे तो इसका फर्स्ट पार्ट लिख के भी छोड़ सकते हैं, और अगर स्पेस आपकी कॉपी में है तो आप ये सेकंड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओवरसाइट, इवैल्यूएशन, ये लिख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, जहां भी मैनेजमेंट शब्द आता है किसी भी चीज से लिंक्ड, वहां पर आप POCCC तो लिखना ही लिखना है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, ठीक है, इससे ही मैनेजमेंट काम करता है। अब चाहे वो एजुकेशनल मैनेजमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो, चाहे वो वेलनेस मैनेजमेंट, आपको POCCC तो करना ही करना है। किसने दिया था POCCC? हेनरी फेयोल ने। ठीक है, हेनरी फेयोल ने कहा कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, कमांड करके, कोऑर्डिनेट करके और कंट्रोल करके। ये 5 पॉइंट याद रखो। अगर हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट है तो ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी है हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, हेल्थ केयर सर्विसेज में, हेल्थ केयर सिस्टम्स में। अगर एजुकेशन मैनेजमेंट है तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है एजुकेशन सर्विसेज में, टीचर्स से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें। ठीक है, और आउटकम इस मैनेजमेंट का क्या होगा, जहां भी मैनेजमेंट होगा तो एक्टिविटीज़ क्या है, POCCC, ये हैक बता रहा हूँ आपको लिखने का। कहीं भी मैनेजमेंट आएगा तो मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, POCCC। POCCC क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेट, कमांड एंड कंट्रोल। डन। और उस जहां भी मैनेजमेंट आएगा एक्टिविटीज तो ये हो गई, कौन कौन सी, POCCC। और इसका आउटकम क्या होगा, आउटकम होगा इफेक्ट, E, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये तीनों आपको इंप्रूव करना है। तो हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, 5 एक्टिविटीज होती है। POCCC किससे रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, हेल्थ केयर एंड वेलनेस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, सिस्टम्स है, प्रोग्राम्स है, उनसे रिलेटेड होती है। और ये आउटकम क्या निकलता है इसका, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन द हेल्थ आउटकम्स। देन this field combines healthcare administration focused on treating illness and wellness management focused on preventing illness। अब देखो हेल्थ केयर और वेलनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में तो जो आप बीमार हो गए हैं उसको ट्रीट करने के सारे पॉइंट्स हैं। देन फोकस्ड ऑन ट्रीटिंग इलनेस, जितनी भी बीमारियां हैं उसको ट्रीट करना है। देन हो गई बात। सेकेंड पॉइंट, वेलनेस मैनेजमेंट। वेलनेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आप बीमार नहीं हो लेकिन आप आगे बीमार ना हो, प्रिवेंट करना आपको इलनेस से और आपकी हेल्थ को प्रमोट करना कहलाता है वेलनेस मैनेजमेंट। एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट तब काम आता है जब आप बीमार हो गए हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो हॉस्पिटल में लगने वाला जितना भी मैनेजमेंट है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप बीमार नहीं हुए हो लेकिन आप आगे होना भी नहीं चाहते, आप योगा करने जा रहे हो, आप पंचकर्म केंद्र पे जा रहे हो आयुर्वेदा के, आप जिम जा रहे हो, रनिंग जा रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो अपनी बॉडी का ताकि आप बीमार ना पड़ो, आप हेल्दी रहो, ठीक है, उसे कहते हैं वेलनेस मैनेजमेंट। तो ये जो खुद जो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, लेक्चर है हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, मतलब आप बीमार होने के बाद जिस इंस्टीट्यूशन में जाओगे उसका जो मैनेजमेंट हो रहा है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कहलाएगा। सेकंड पार्ट मैंने किया वेलनेस मैनेजमेंट। देन
मतलब आप बीमार नहीं हो, लेकिन आप अगर बीमार नहीं होना चाहते, आप इलनेस को प्रिवेंट करना चाहते हो, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगे उससे क्या, उस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को कहेंगे वेलनेस मैनेजमेंट। देन मतलब ये है कि पूरे लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, एजुकेशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेल्थ केयर मैनेजमेंट हम अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जस्ट, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आपको पढ़ाऊंगा वेलनेस मैनेजमेंट। देन और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देख लेंगे। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में। हेल्थ केयर मैनेजमेंट क्या है? आप बीमार हो गए, आपको बुखार हो गया, जुकाम हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अब आप जिस हॉस्पिटल, क्लिनिक या बीमार होने के बाद इंश्योरेंस की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, बीमार होने के बाद जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ रही है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक में आप जा रहे हैं, उस जगह के, उस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को हम कहेंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। डन। सीधे सीधे अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा डिफाइन हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप वहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से हैं? हॉस्पिटल, क्लिनिक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन तीनों चीज़ों का, या इनसे मिलते जुलते और भी जो चीज़ें हैं, और भी जो कंपनीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इट एंश्योर्स दैट दीज इंस्टीट्यूशंस डिलीवर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से? हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, या इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है, ये सब इनको क्या, इनका टारगेट क्या है? प्राइमरी टारगेट कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हों, ये एफिशिएंट सर्विसेज डिलीवर करें, ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख के आना है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, क्लिनिक्स आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगी। देन आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर का या 2 नंबर का। राइट डाउन द की फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसका बजट और उसकी प्लानिंग, बजटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है कि जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक दो चीज़ों का ध्यान रखो। कोई भी मैनेजमेंट इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ट्रिक याद रखो, सबसे पहले पैसा, ठीक है, रुपीज, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। ये दोनों पॉइंट्स आप सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने क्या किया, इसको इसी तरीके से डिजाइन किया है। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर की फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट मैं नोट करवा रहा हूं आपको। इसमें क्या चीजें नोट कराई है? सबसे पहले प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है, तो यहां पर आ गया पैसा, ठीक है, मनी। सेकंड पॉइंट क्या आता है? मैनेजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब डॉक्टर्स जितने भी हैं, उनको मैनेज करना है। और जो बाकी स्टाफ है, स्टाफ कैसा, कौन हो गया? जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, या फिर कंपाउंडर्स वगैरह हो गए, इन सबको मैनेज करना। देन पेशेंट केयर क्वालिटी को ओवरसी करते रहना। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं करनी है, पेशेंट जो केयर हो रही है उसकी क्वालिटी को भी देखते रहना। ये भी एक की फंक्शन है हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। तो सबसे पहली चीज तो क्या हो गई? प्लानिंग एंड बजटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज आप दे रहे हो उनके प्लान करना और उनकी बजटिंग करना, बजट अलॉट करना कि भाई उसमें कितना पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में लगेगा। सेकंड पॉइंट, मैनेजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स, नर्सेज, पियोन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो सब उनको मैनेज करना। पेशेंट केयर क्वालिटी को ओवरसी करना। कंप्लाइंस, इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद हेल्थ केयर लॉज एंड रेगुलेशन। जितने भी हेल्थ केयर लॉज हैं, जितने भी हेल्थ केयर रेगुलेशन है, उनकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना। ऐसा ना हो कि आप सीधे सीधे सिर्फ है ना पेशेंट केयर क्वालिटी को ओवरसी कर रहे हैं, आप बजटिंग कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हो, लेकिन जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको भी आपको मान्य करना है। और ये सेम चीज एजुकेशन मैनेजमेंट में भी हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर ओवरसीइंग पेशेंट केयर क्वालिटी आप देख रहे थे, तो वहां पर एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है? स्टूडेंट की स्किल्स वगैरह पे बात हो रही थी, स्टूडेंट की क्वालिटी की बात हो रही थी, ठीक है, उसकी एजुकेशन इंप्रूवमेंट की बात हो रही थी। देन यहाँ पर मैनेजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टाफ की बात हो रही है, तो वहां एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है? टीचर्स की मैनेज करना था,
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ है। देन यहाँ पर क्या है, वो डॉक्टर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गए, नर्सेज हो गए। वहाँ भी बजट लग रहा था, वहाँ भी प्लान करना पड़ रहा था, यहाँ भी बजट लग रहा है, प्लान करना पड़ रहा है। ठीक है। वहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लाइंस करना था और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, वहाँ उसको कंप्लाइंस करना पड़ रहा था। यहाँ क्या है, कंप्लाइंस करना पड़ रहा है हेल्थ केयर लॉज जितने भी है, रेगुलेशन जितने भी है, उनको कंप्लाइंस जो है उनकी इंश्योर करनी है। यूजिंग हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, जितनी भी हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको यूज करना, डेटा एनालिटिक्स यूज करना कि भाई एक महीने में कितने मलेरिया के केसेस आए, क्या मलेरिया के केसेस राइज पर हैं, क्या डेंगू के कितने केसेस आए एक महीने में, वो सारी चीज़ें वो डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ता है और वो यूज होता है डेटा काफ़ी अच्छे से। लास्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे हो गया फार्मेसी, जैसे हो गया आईसीयू, जैसे हो गया इमरजेंसी, इन सब के बीच में एक जो है कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश हो कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए इमरजेंसी में आता है, उसका इमरजेंसी में इलाज किया जाता है, इमरजेंसी में से वो फार्मेसी से दवाई ले लेता है, इमरजेंसी से उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, आईसीयू से जो डायग्नोसिस वाला जो है वहाँ पे उसको टेस्ट वगैरह उसके हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हुए एक हेल्थ केयर सिस्टम में, इमरजेंसी एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक लैब एक अलग डिपार्टमेंट हो गया जिसमें एक्सरे मशीन, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह वो सब होंगे, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट एक अलग डिपार्टमेंट हो गया जहां पर क्रिटिकली इल जो पेशेंट्स है उनको रखा जाएगा, और इन सब के बीच में एक फार्मेसी काम करेगी जो दवाइयां यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह से ये की फंक्शंस हैं एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट के। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो उस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें वहां पर होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की इन 6 पॉइंट्स के अंतर्गत। ठीक है। जैसा कि मैं हर बार करता हूं, पहले पढ़ा दिया और अब आपको रिवाइज भी यहीं की यहीं करवा देंगे। तो की फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट अगर क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि 50 वर्ड्स में लिखना है, तो 5 पॉइंट तो कम से कम लिखने ही लिखने हैं। मेरे हर आंसर में मैं 5 से ज्यादा ही पॉइंट बताता हूं, ठीक है, किसी भी टॉपिक में 5 से कम नहीं बताता, आरपीएससी की डिमांड ही वही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, प्लानिंग एंड बजटिंग। सबसे पहले पैसे की बात कर लो कि जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जितनी भी हेल्थ केयर एक्टिविटीज हैं, उनको प्लान करो और उनकी बजटिंग कर दो, सब में मनी अलॉट कर दो कि इसमें इतना पैसा चाहिए, इसमें इतना पैसा चाहिए। सेकंड पॉइंट, मैनेजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स एटसेट्रा, क्लीनिंग स्टाफ भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसको उनको मैनेज करना, उनको हायर करना, रिक्रूट करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, ठीक है, और बाकी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। पेशेंट केयर क्वालिटी को ओवरसी करना, जितने भी हेल्थ केयर लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, डेटा एनालिटिक्स को यूज करना, ठीक है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स और यूनिट है हॉस्पिटल के अंदर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य वो कहते हैं, कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट की फंक्शंस हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के। डन। तो अगर एक सिंगल वर्ड में मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पैसे के ऊपर, मनी, फाइनेंस, बजट, प्लानिंग एंड बजटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मैनेज करना। थर्ड पॉइंट पेशेंट केयर क्वालिटी। फोर्थ पॉइंट लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट डेटा के ऊपर आ जाएगा, जितना भी डेटा है। और सिक्स्थ पॉइंट है जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन वगैरह वो सब स्थापित हो। कोऑर्डिनेशन तो एक पॉइंट आ ही जाता है ना पीओ ट्रिपल सी में, जो हेनरी फ्योल ने दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो इस तरह से 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रोल्स, ये मैंने आपको एजुकेशन मैनेजमेंट में बताया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हॉस्पिटल के अंदर, एक एक हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के अंदर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन होता है, इंपॉर्टेंट रोल्स किस किस के हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का, क्लिनिकल मैनेजर, हेल्थ केयर ऑपरेशंस मैनेजर, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये सब नॉट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आरपीएससी इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछती। यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो ये पूछेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ केयर मैनेजमेंट, या फिर ये पूछा जाएगा राइट डाउन द की फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इजी है, ज़्यादा
हार्ड नहीं है, मिलते जुलते टॉपिक है, आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है, बाकी डेफिनेशन सेम है। अब हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट में से हेल्थ केयर मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे वेलनेस मैनेजमेंट की, और उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरह से हमने एजुकेशन मैनेजमेंट समझा, जिस तरह से हमने हेल्थ केयर मैनेजमेंट समझा। तो वेलनेस मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उस वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर की कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे कि हेल्थ केयर और वेलनेस मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। डन। तो स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है सीधा सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय वेलनेस मैनेजमेंट। अब उसमें लिखेंगे क्या फिर आपको सीधे सीधे शब्दों में लिखना है कि वेलनेस मैनेजमेंट जो है वो फोकस किस पे करता है। वो फोकस करता है प्रिवेंटिव केयर पर और लाइफस्टाइल चेंजेस पर। आपकी जो लाइफस्टाइल है, सुबह कितने बजे आप उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, क्या दिन भर खाते हैं, कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, स्लीप क्वालिटी कैसी है, प्रिवेंटिव तरीके से केयर करना, ऐसी केयर कि अभी आपको बीमारी हो ही ना, कुछ आप हेल्दी ही रहो। दैट प्रमोट हॉलिस्टिक वेलबींग, चारों तरफ से 360 डिग्री आपकी वेलबींग हो, चाहे वो फिजिकली हो, आपकी बॉडी वगैरह, मेंटली हो या सोशली हो, तीनों तरीके से आपकी वेलबींग को सुनिश्चित करना वेलनेस मैनेजमेंट का काम है। डन। इट एम्फेसाइजेस प्रोएक्टिव हेल्थ। प्रोएक्टिव हेल्थ का मतलब है कि पहले से एक्टिव रहना, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव रहना कि आप बीमार ना पड़ सको थ्रू फिटनेस। अगर कोई भी चीज़ फिटनेस से रिलेटेड होगी तो वो वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर आएगी। न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगी, वेलनेस के अंदर आएगी। स्ट्रेस रिडक्शन, क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन। क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी मतलब बड़ी बीमारियां हैं उनको प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है, कि आपको ग्रीन टी पीनी है, ठीक है, आपको विटामिन रिच फूड खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, कोई भी वो चीज़ जो आपको बीमारी से बचा रही है वो कहलाएगी वेलनेस। और उन चीज़ों को मैनेज करना क्या कहलाता है, वेलनेस मैनेजमेंट। अब इसके की कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं एक बार, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। कोई भी चीज़ जो हेल्थ के बारे में आपको एजुकेट कर रही है या हेल्थ को प्रमोट करने की बात कर रही है, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो या कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर आती है। हम बात कर रहे हैं कि ये वेलनेस मैनेजमेंट है, और इस वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडेड है। डन। पहली चीज़ क्या आ जाएगी, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। दूसरी सेकंड चीज़ वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स, कि आप जहाँ पर काम करने जा रहे हैं वहाँ पर वेलनेस कैसी है आपकी, वहाँ के प्रोग्राम्स। थर्ड आ जाएगा मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कि आपको मेंटल हेल्थ के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली आपको वेलबींग, हॉलिस्टिक वेलबींग आपको देखनी है। जहाँ भी न्यूट्रिशन की बात की जाएगी, बैलेंस डाइट की बात की जाएगी, विटामिन मिनरल फाइबर युक्त भोजन की बात की जाएगी, वो वेलनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। फिजिकल एक्टिविटी प्लान्स आपको दिए जाएंगे कि सुबह आपको इतनी वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करनी है, रात को खाना खाने के बाद इतनी मॉर्निंग वॉक करनी है, 1 घंटे कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है, वो सारी चीज़ें वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर आएगी। स्मोकिंग को क्विट करना, स्लीप को इम्प्रूव करना। स्लीप कितनी होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। इससे प्रॉफिट क्या होगा, देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आप 6 घंटे सोइए। 6 घंटे सोएंगे तो आपके पास काम करने के लिए 18 घंटे रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप रोज़ 2-2 घंटे कम सोएंगे, एक व्यक्ति है जो 8 घंटे सो रहा है और एक व्यक्ति है जो 6 घंटे सो रहा है, तो आप हर दिन 2 घंटे अगर निकालते हैं तो आप पूरे वीक में 14 आवर्स ज़्यादा काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने मैथ्स तो सही देख ली, आपने क्वांटिटी तो सही देख ली, लेकिन आप क्वालिटी का क्या, ठीक है। आप 6 घंटे सोने के बाद क्या ये 18 घंटे उस क्वालिटी से काम कर पाएंगे, उस एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 7 से 8, मैं ये नहीं कह रहा कि 8 है तो फिक्स एक पॉइंट है, 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बाकी टाइम एफिशिएंसी से के साथ काम करने के लिए। एंड तो स्लीप इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्मोकिंग को क्विट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टबैको जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है, कैंसर, कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइफस्टाइल कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंतर्गत आती है, वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ
डेफिनेशन अगर पूछी जाए वेलनेस मैनेजमेंट की तो आप क्या लिखेंगे? वेलनेस मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंट कर रहा है ऐसी केयर जो आपको प्रिवेंट करे बीमारियों से, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, और ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस जो किन चीज़ों को प्रमोट करें? होलिस्टिक वेलबींग को प्रमोट करें, 360 डिग्री, हर तरीके से आपकी वेलबींग होनी चाहिए। हर तरीके से मतलब फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। देन इट एम्फसाइजेस प्रोएक्टिव हेल्थ थ्रू फिटनेस, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस रिडक्शन एंड क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन। की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है वेलनेस मैनेजमेंट के अंदर? पहला है एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। दूसरा है हेल्थ एजुकेशन का प्रमोशन। तीसरा है वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी प्लान्स और ये सब, स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग को क्विट करना, स्लीप इंप्रूवमेंट, लाइफस्टाइल कोचिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रखनी है। और रिवाइज मैं आप साथ ही साथ कराता जाता हूँ आपको रिवाइज, पहले समझा दिया फिर रिवाइज करा दिया ताकि आप बहुत लंबे समय तक उसको याद कर पाओ। लेकिन फिर भी आपके स्तर पर भी एक रिवीजन की आवश्यकता है, तो वो पीडीएफ को देखकर आप कर लीजिए। रिवाइज राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा पीडीएफ इस लेक्चर का मिल जाएगा, सारी लेक्चर्स का मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ रोल्स, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, हेल्थ कोच, वेलनेस कोऑर्डिनेटर और ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट। जहाँ भी डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड वेलनेस मैनेजमेंट। आप हमेशा टेबल बना के काम करेंगे, चाहे वो पेपर नंबर 3 पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाए, पबेड में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है, क्या बनेगा? टेबल बनेगी। देन और टेबल 3 कॉलम के हिसाब से बनेगी, 2 कॉलम नहीं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट और वेलनेस मैनेजमेंट का टेबल बना दी, नहीं, हमेशा 3 कॉलम में टेबल बनेगी। फर्स्ट कॉलम हमेशा एस्पेक्ट का होगा, फोकस का होगा, कि आप किस पॉइंट के आधार पर उन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या डिफरेंस बता रहे हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वेलनेस मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो फोकस किस पर है हेल्थ केयर मैनेजमेंट का? हेल्थ केयर जो मैनेजमेंट है वो हमेशा फोकस करता है ट्रीटिंग इलनेस एंड मैनेजिंग हेल्थ केयर सिस्टम्स। डन, कि आप बीमार हो गए हो, आपको मलेरिया हो गया है, अब जो चीज़ काम करेगी यहाँ पर वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट काम करेगा उस बीमारी को ट्रीट करने में। डन। वेलनेस मैनेजमेंट क्या होता है? कि आप बीमारी को प्रिवेंट कर रहे हैं, आप इस तरह का भोजन कर रहे हैं, इस तरह की बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि आपकी बीमारी ना हो, हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पर प्रमोट हो कंटिन्यूसली। तो इसे क्या कहते हैं? जब भी इस तरह का काम होगा, जब आपकी बीमारी को की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा, बीमारी को प्रिवेंट करने का काम किया जाएगा, हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का काम किया जाएगा, तो उसे हम वेलनेस मैनेजमेंट कहेंगे। एंड एनवायरनमेंट की बात की जाए तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट होता है क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, जबकि वेलनेस मैनेजमेंट कहाँ पर होता है? कॉरपोरेशंस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में। अप्रोच की अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है वो रिएक्टिव है, मतलब कुछ हो गया, आपके मलेरिया हो गया और उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं दैट इज हेल्थ केयर मैनेजमेंट। एक्शन हुआ और एक्शन के बाद रिएक्शन जो होगा, रिएक्टिव जो होगा, रेस्पॉन्डिंग टू इलनेस, इलनेस को रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? हेल्थ केयर मैनेजमेंट कहेंगे। जबकि वेलनेस मैनेजमेंट जो है वो प्रोएक्टिव है, वो प्रमोट कर रहा है हेल्थ को, वो बढ़ चढ़कर आगे से काम कर रहा है। डन। आउटकम गोल की अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में क्या होता है? बेटर पेशेंट केयर और सिस्टम एफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलती है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। जबकि वेलनेस मैनेजमेंट में आपको सिर्फ समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, और इंडिविजुअल जो है वो इम्प्रूव होता है, पॉपुलेशन की वेलनेस होती है। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाने का काम या पेशेंट केयर का काम होता है, जबकि यहाँ पर टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन वेलनेस की बात होती है। तो इस तरह से 4 पॉइंटों में हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा हेल्थ केयर वेलनेस मैनेजमेंट के बीच में। क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है वो बीमार पड़ने के बाद काम में आता है। आप बीमार पड़ोगे उसके बाद आप हॉस्पिटल जाओगे, ठीक है, वो बीमारी को ट्रीट कर रहा है, वो रिएक्टिव है। जबकि वेलनेस मैनेजमेंट बीमार होने से पहले काम में आता है, आपको रोकता है कि आप बीमार ना हो, आपको बैलेंस डाइट देकर वो आपको रोकता है, आपको योगा वगैरह कराकर वो आपको बीमार पड़ने से रोकता है, जिम वगैरह, रनिंग वगैरह कराकर, स्कूल्स में या कम्युनिटी सेंटर्स में या कॉरपोरेशंस में ये चीज़ें काम करती है। ये आपको प्रिवेंट करती है इलनेस से, बीमार होने से प्रिवेंट करती है, और प्रमोट करती है हेल्थी लाइफस्टाइल। डन। इस तरह से यहाँ पर काम किया।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है वो है व्हाई इज हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। कि हेल्थ केयर और वेलनेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट, राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। जितनी भी आप बीमारियां हैं उसको अगर ठीक कराने जाते हैं, तो इलाज लेने जाते हैं, तो क्या होता है, एक लंबा चौड़ा बिल आपको थमा दिया जाता है। अगर हॉस्पिटल्स अच्छे से मैनेज नहीं होंगे, अगर क्लिनिक्स अच्छे से मैनेज नहीं होंगे, तो ये बिल और लंबा होता जाएगा। इस बिल को शॉर्ट करने के लिए, कट शॉर्ट करने के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है वहाँ पर काम करता है। और उससे भी पहले उस बीमारी को रोकने के लिए वेलनेस मैनेजमेंट काम करता है। प्रिवेंटेटिव वेलनेस प्रोग्राम्स रिड्यूस द नीड फॉर कॉस्टली ट्रीटमेंट। पहली बात तो आप हॉस्पिटल जाओगे ही नहीं अगर वेलनेस मैनेजमेंट अच्छा है तो। और इन केस अगर आप हॉस्पिटल चले भी गए, तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट की वजह से आपका बिल जो है वो कम आएगा, क्योंकि वहां पर स्टाफ जो है, प्रोफेशनल्स जो है, डॉक्टर्स वगैरह जो है, वो सारे अच्छे से मैनेज किए हुए हैं। क्रॉनिक डिजीजेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए वेलनेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से होते हैं। और इस लाइफस्टाइल को कौन चेंज करता है? वेलनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, योगा सेंटर्स, जिम, कार्डियो एक्सरसाइजेज जो होती हैं, या स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपकी लाइफस्टाइल को सुधारता है, आपकी वेलबींग को सुधारता है, वो आपको क्रोनिक डिजीजेस से बचाता है। डन। आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया होगी तो क्रोनिक डिजीजेज आपके नहीं होगी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कॉर्पोरेट वेलनेस लीड्स टू फ्यूअर सिक डेज एंड हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप वेलनेस प्रोग्राम्स ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आप बीमार कम पड़ेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। पब्लिक हेल्थ पे काम करता है, टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मैनेजिंग हेल्थ केयर एंड प्रमोटिंग वेलनेस इंप्रूव्स नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स। कि भाई आप देखेंगे कि एक साल में 45,000 डेंगू के केस आए मान लीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट साल जो है वो 30,000 ही आए। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है, ये सीधे सीधे बताता है कि आपकी पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर देश में कितना अच्छा जो है वो वेलनेस प्रोग्राम्स वहाँ पर चलते हैं, कितना अच्छा हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर है। डन। इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कोर स्किल्स इन हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वही हर चीज़ हर जगह जहाँ पर कहीं भी मैनेजमेंट का काम होता है, वहाँ पर जो कोर स्किल्स काम में आती है वही कोर स्किल्स यहाँ पर काम में आती है। चाहे वो लीडरशिप हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ओवरसाइट करना हो, बजटिंग करना हो, हेल्थ पॉलिसी एंड एथिक्स काम करना हो, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स का काम करना हो, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी हो, या अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ पे काम करना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट यहाँ पर दिखाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस इन द रियल वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें आप मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। हॉस्पिटल, क्लिनिक, कॉरपोरेशंस, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज किस तरह से काम करती है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ईजी सा है। इस तरह से हमने यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर जो है हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये जो एडिशनल चीज़ें हैं मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ईजी है, समझने आने लायक चीज़ें हैं। आप पीडीएफ से इसको देख सकते हैं। बेवजह लेक्चर को लंबा करना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा। देन तो ये चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो देखो स्क्रीन पर है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इतना कुछ इसमें समझने लायक है नहीं। मैं हमेशा लेक्चर में पढ़ाने से ज़्यादा चीज़ें पीडीएफ में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जिस भी बच्चे को एडिशनल पढ़ना हो वो वहाँ से पढ़ सकता है। डेटा इन्फॉर्मेशन हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। सिलेक्शन का काम आपका होगा कि कितना सेलेक्ट करके आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाता हूँ। देन तो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसको भी अच्छे से डेफिनेशन के आधार पर पढ़ेंगे। पहले एक बार सीधा यहाँ पर लेक्चर की तरफ चलते हैं, सिलेबस की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज कंप्लीट हो गया है, एजुकेशन मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, हेल्थ केयर एंड एक बार इसको थोड़ा डन। तो हमने एजुकेशन मैनेजमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंप्लीट, वेलनेस मैनेजमेंट कंप्लीट। अब हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट,
एंड लास्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, हालांकि कहीं पर मिला नहीं था वो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर से उठाया हुआ क्वेश्चन था बेसिकली वो। ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने वो जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था वो अभी भी लेक्चर में इंक्लूड किया है। ठीक है, उसी तरीके से पढ़ने की समझाने की कोशिश करूंगा मैं। थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, ये होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद इसके की कंपोनेंट्स, मतलब टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट काम करता है। एजुकेशन मैनेजमेंट में भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट में भी कंपोनेंट्स पढ़े थे, और इसी तरीके से पूरा लेक्चर डिजाइन है। ठीक है, फंक्शंस क्या है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम में इससे बाहर, इस पूरे लेक्चर से बाहर कुछ भी ना जाए, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहे। देन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि क्या होता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। देखिए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो एक फील्ड है जो फोकस करता है किस चीज़ पर, प्लानिंग पर, मैनेजमेंट पर, और कोऑर्डिनेशन पर ऑफ एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, कोई भी किसी भी तरह का मैनेजमेंट आपको देख मिले, वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, POCCC कर रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, कमांड। क्या कर रहा है, ये POCCC कर रहा है किन चीज़ का, एक्टिविटीज़ का। अब अगर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी रहेगी, ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज और रिक्रिएशन। कौन कौन सी, ट्रैवल करना, या तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, ये सारा काम जो है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करेगा। आप अकोमोडेट कर रहे हो, कहीं जाकर रह रहे हो होटल वगैरह में या एयरबीएनबी वगैरह में, तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वहाँ पर आएगा। फूड सर्विसेज है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जा रहे हैं या टेक अवे वगैरह है तो ये काम आएगा। और रिक्रिएशन की बात हो रही है, रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो भी यहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करवाता है, ये प्रोवाइड कराता है एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंसेस व्हाइल ओवरसीइंग द बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ये जो इंडस्ट्री है पूरी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, होटल्स इंक्लूड हो रहे हैं, रिजॉर्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, ट्रेवल एजेंसीज जो हैं वो एजेंसीज जो आपका एयर टिकट बुक कर रही हैं या बस टिकट बुक कर रही है, ट्रेन टिकट्स बुक कर रही है, या ट्रेन में केटरिंग की भी सेवा आपको दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो बुकिंग का खेल है, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवल की जो बुकिंग है वो कहलाती है ट्रैवल एजेंसीज। एयरलाइंस की बात है या क्रूज लाइंस है, रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह खाना है, इवेंट प्लानिंग है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें इसी इंडस्ट्री में आती है। कौन सी इंडस्ट्री में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में। डेफिनेशन की बात की जाए तो हम इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में बात करेंगे, टूरिज्म मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जब भी टूरिज्म की बात आएगी तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, टूर। टूर का मतलब होता है ट्रैवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैवल सर्विसेज from marketing destinations and booking systems to understanding traveler behavior and planning tourism strategies। अगर आप एक जगह से अपने घर से, मान लीजिए कि आप जयपुर में रह रहे हैं और जयपुर से आप जा रहे हैं दिल्ली, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का इंटरव्यू देने आपको जाना है दिल्ली, तो ये जो आप ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ये टूरिज्म मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। यहाँ आप जो टिकट बुक करा रहे हैं वो टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर आएगा। इसके अलावा दिल्ली अगर आप जा रहे हैं और दिल्ली का रेड फोर्ट वगैरह आपको देखना है, कुतुब मीनार आपको देखना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो उनकी जो प्रमोशन किया गया है वो भी टूरिज्म मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। समझ आ गई, इन सब चीज़ों की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर आएगा। हॉस्पिटैलिटी की अगर बात की जाए तो अब आप दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, तो ये जो आपने ट्रैवल किया ये है टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन दिल्ली में जाके आपको रहना है, स्टे करना है, ठीक है, वहां पर आपको खाना वगैरह खाना है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत। इन्वॉल्व्स मैनेजिंग accommodations and food services to ensure customer satisfaction, efficient operations and profitability। आपको accommodation में प्रोवाइड कराना है, ना सिर्फ प्रोवाइड कराना है, आपको वो चीज़ मैनेज भी करनी है।
इसके अलावा आपको वहाँ पर फूड सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है कि बंदा रह रहा है होटल में तो उसको खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया जाए। और इनका टारगेट क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन वहाँ पर अच्छा हो, खाना क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रूम जो अकोमोडेशन के लिए अवेलेबल कराया गया है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट के लिए। आपका जो फाइनल गोल है, जो आपका टारगेट है, वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एफिशिएंट ऑपरेशंस होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। एफिशिएंट ऑपरेशन का मतलब यह है कि आपने अगर कोई रूम बुक किया है तो उस रूम की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो आपको मिलनी चाहिए। आपको टाइम पर चेक इन होना चाहिए, टाइम पर चेकआउट होना चाहिए। अगर आपने रेस्टोरेंट में जाकर फूड ऑर्डर किया है तो ऐसा नहीं है कि अभी ऑर्डर किया है, फूड 2 घंटे बाद आ रहा है, या उसकी क्वालिटी ख़राब आ रही है, या वो ठंडा आ रहा है। नहीं, वो ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, इतने एफिशिएंट ऑपरेशंस होनी चाहिए, टाइमली ऑपरेशंस होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, प्रॉफिट भी मिले और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आती हैं। आप जयपुर बैठे हैं और जयपुर बैठे बैठे आप ये देख रहे हैं कि यार दिल्ली घूमने चलते हैं, और दिल्ली में क्या घूमें यार? दिल्ली में अपन कुतुब मीनार देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे? वहाँ पे रेड फोर्ट देखेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये जो प्रमोशन हो रहा है इसे कहते हैं टूरिज्म मैनेजमेंट। आप जयपुर से ट्रैवल करके दिल्ली जा रहे हो, टूरिज्म मैनेजमेंट। आपने यहाँ किसी ट्रैवल एजेंसी से टिकट बुक किया, दैट इज टूरिज्म मैनेजमेंट। आप ट्रेन से या एयरप्लेन से या बस से या खुद की गाड़ी से ट्रैवल करके यहाँ गए, टूरिज्म मैनेजमेंट। देन दिल्ली में जाकर अब आप रहने लग रहे हो, वहाँ पर रिजॉर्ट आपने बुक किया है या होटल बुक किया है या एयरबीएनबी बुक किया है, दैट इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। वहाँ जाकर किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, दैट इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इन दोनों का एम है आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्सपीरियंसेस डिलीवर करना, मेंटेनिंग एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशंस। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। जिस तरह से हमने एजुकेशन के की कंपोनेंट्स पढ़े, एजुकेशन मैनेजमेंट के, फिर उसके बाद हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स पढ़े, वैसे ही मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। मान लीजिए ये पूरा एक सेक्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है ना, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला आ जाएगा अकोमोडेशन सेक्टर। ये जो है ये अकोमोडेशन आ गया, रहने वाली जितनी भी बात है, होटल हो गया, रिजॉर्ट हो गया, मोटल्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, एयरबीएनबी हो गया, ये सब अकोमोडेशन वो कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर जाकर आपको रहना है, रात गुजारनी है। ठीक है, कि मान लीजिए आप जयपुर से जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है, तो आप दिन में 3 बजे यहाँ से रवाना हुए, तो अब आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार कार से आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो सीधे वैष्णो देवी आप पहुँच जाओगे। आपको एक जगह नाइट स्टे करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे? पठानकोट करेंगे, ठीक है, या फिर चंडीगढ़ करेंगे, मिडवे में, जहाँ तक भी आप पहुँच पा रहे हो, तो उसे अकोमोडेशन कहेंगे। रात को जाना, रात को रुकना, नाइट स्टे जहाँ पर कर रहे हैं आप, ताकि दूसरे दिन उठ के आप वापस आगे अपनी यात्रा पूरी कर सकें। होटल्स क्या होंगे? शहर के अंदर ऐसे रहने के स्थान जहाँ पर आप रह सकते हो 1 दिन 2 दिन या थोड़े टाइम के लिए। रिजॉर्ट क्या होंगे? ऐसे रहने के वो स्थान जहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, स्विमिंग पूल वगैरह मिलता है, थोड़ा गेमिंग जोन वगैरह मिलता है, थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह और वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। मोटेल्स वो होटल्स होते हैं जो हाईवे के बराबर होते हैं। जैसे आप यहाँ से हाईवे से जा रहे हैं और यहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट होटल बना हुआ है जो रहने लायक है, तो उसे मोटेल कहते हैं। ठीक है, हाईवे के एडजेसेंट अगर कोई रहने का स्थान है तो वो मोटेल कहलाता है, और शहर के अंदर अगर कोई रहने का स्थान है तो वो होटल कहला रहा है। ठीक है, फिर आता है हॉस्टल। हॉस्टल वो होता है जहाँ पर आप ग्रुप में रह सकते हो, ठीक है, डॉर्मेट्री टाइप आप रह सकते हो। फिर आता है एयरबीएनबी, जो अभी हाल फिलहाल नया कॉन्सेप्ट चला है, ब्रेड एंड एयर बी एंड बी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। ये आपको रात को रुकना और सुबह का ब्रेकफास्ट आपको। फ्रंट ऑफिस का काम होता है, हाउस कीपिंग का काम होता है, कॉन्सर्ट सर्विसेज होती है, गेस्ट एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन, ये सारे काम जो है वो अकोमोडेशन सेक्टर में आते हैं। तो एक कंपोनेंट जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का हुआ वो हुआ रहना, अकोमोडेशन। कहाँ कहाँ अकोमोडेशन होगा, रिसेप्शन सर्विसेज, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो गई। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, वो अब अकोमोडेशन आपने कर लिया, रह रहे हैं आप, अब वो सुबह उठ के खाना भी तो खाना है, ब्रेकफास्ट भी तो करना है, तो दैट विल इंक्लूड द नेक्स्ट कंपोनेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, F&B सर्विसेज। ठीक है, जिसमें रेस्टोरेंट हो गया, कैफ़े हो गए, बार हो गए, केटरिंग सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर F&B सर्विसेज के अंदर आती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म एंड
हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। मेन्यू प्लानिंग इसमें हो जाता है कि आपको किस तरह से मेन्यू प्लान करना है, कौन कौन सी सब्जी या कौन कौन मेन कोर्स वगैरह या कौन कौन सा जितने भी स्टार्टर्स वगैरह होते हैं उसका प्राइस टैग क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें। मेन्यू प्लानिंग हो गया। फूड सेफ्टी, कस्टमर सर्विस, किचन मैनेजमेंट एंड सर्विस क्वालिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती है। देन बात समझ आ गई। ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज की अगर बात करें तो ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन एंड क्रूज ऑपरेशन, डेस्टिनेशन मार्केटिंग एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, ये सारी ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने के बाद एक कंपोनेंट क्या हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, अकोमोडेशन सेक्टर, कि जहाँ पर आपको रहना है। तीसरा क्या हो गया, रहने के बाद थर्ड पॉइंट आता है खाना। ठीक है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज में क्या क्या आता है, ट्रैवल एजेंसीज जिनकी वजह से आप क्या करते हैं, बुकिंग्स वगैरह कराते हैं। ये आपने मान लीजिए आपको मालदीव्स का टिकट बुक कराना है, तो आप किसी एक एजेंसी के थ्रू आप वहाँ पर मालदीव्स का टिकट बुक करा सकते हैं। फिर आता है टूर ऑपरेटर्स। टूर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो आप मान लीजिए कश्मीर ट्रैवल पैकेज बुक कर रहे हैं, तो वो टूर ऑपरेटर्स बुक करते हैं, वो टूर ऑपरेटर्स आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। एयरलाइन वगैरह, डेस्टिनेशन मार्केटिंग और टूरिज्म डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट आता है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है, वेडिंग हो रहा है, कंसर्ट हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, इसके अंदर जो भी इवेंट होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को मैनेज करना जो है वो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर हम वेन्यू देखते हैं कि वेन्यू कौन सा है, वेन्यू के अंदर कौन कौन सा सामान पहुंचाना है, लॉजिस्टिक्स देखा जाता है, बजटिंग देखा जाता है, गेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है कि गेस्ट किस किस को इनवाइट करना है, वो कैसे कैसे आएंगे, वैले पार्किंग होगा और उनके लिए फूड एंड केटरिंग की व्यवस्था होगी, डांस वगैरह होंगे, कॉन्सर्ट होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, ये सारी चीज़ें इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो काम हो रहा है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए हो रहा है, रिक्रिएशन एंड लेजर। ये थोड़ा सा जो है टाइम पास टाइप किया जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया जाए। थीम पार्क्स उसमें हो गए, स्पा हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया, वेलनेस रिट्रीट, ये सारी चीज़ें रिक्रिएशन एंड लेजर में आती है। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की। डन। उसके बाद हमने ये देखा कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ आती है आप ये देखिए। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ आती है, मैं आपको अब याद करने का तरीका समझाता हूँ कि किस तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। पहली चीज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म। मान लीजिए अभी जब भी आपसे पूछा जाए, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द की कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब इसको समझने की कोशिश करना। आप अभी जयपुर में हैं, आपको जाना है कहाँ, दिल्ली। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। आपने जयपुर से दिल्ली ट्रैवल किया, ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज आ गया उसमें। अब उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन, क्रूज ऑपरेशंस, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, टूरिज्म डेवलपमेंट, सारा चीज़। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ट्रैवल। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ट्रैवल करने के बाद अब आप यहाँ पर पहुँच गए, डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, तो अब आप क्या देखोगे, रहना ढूंढोगे, अकोमोडेशन। फर्स्ट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज, सेकंड इज अकोमोडेशन, थर्ड इज एफ एंड बी, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज। आप खाना और पीना देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो सबसे पहले ट्रैवल पे काम किया जाएगा, उसके बाद रहने पे काम किया जाएगा, उसके बाद खाने पीने पे काम किया जाएगा। फर्स्ट इज ट्रैवल, सेकंड इज अकोमोडेशन, थर्ड इज एफ एंड बी, फोर्थ जो होगा वो इवेंट मैनेजमेंट से होगा। आप मान लीजिए दिल्ली में जाके शादी कर रहे हैं, वेडिंग कर रहे हैं, तो वो इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो काम आएगा, ये सारी चीज़ें जिसके लिए हो रही है वो हो रही है लेजर के लिए, मस्ती के लिए, रिक्रिएशन के लिए। ठीक है, रिक्रिएशन। बात समझ आ गई। आपकी शादी है, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रैवल सर्विसेज। दिल्ली जाके आप वहाँ पर किसी होटल वगैरह, मोटल वगैरह या किसी इन में या किसी रिजॉर्ट में, एयरबीएनबी में वहाँ आप रुके हैं, तो आपने क्या कहा, क्या किया, अकोमोडेशन सर्विसेज को मैनेज करना है, अब रहने को मैनेज करना है, होटल्स को मैनेज करना है, रिसेप्शन एरिया मैनेज करना है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है
रह लिए अब खाने और पीने की बात आएगी तो फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज को मैनेज करना है, इवेंट मैनेजमेंट करना है, लेजर एंड रिक्रिएशन का काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हुए किसके, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द की कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। इसके अंदर जो इंक्लूड करना है वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज करोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। पहला है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितना भी स्टाफ वगैरह होगा जो भी आपने रिक्रूट किया है, चाहे वो बस ड्राइवर हो गया, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो गया, या फिर कोई शेफ या कुक हो गया, लॉन्ड्री सर्विसेज वगैरह जो होटल्स वगैरह में होती है, वो सारी चीज़ें, उनकी हायरिंग ट्रेनिंग वगैरह काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। देन आ जाएगा फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जब भी आपको किसी भी तरह के मैनेजमेंट की फंक्शंस पूछे जाए तो सबसे पहला फंक्शन आप लिखोगे फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट। सेकंड चीज आप लिखोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर चीज में एजुकेशन मैनेजमेंट का जो फंक्शंस थे उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टीचर्स और स्टाफ और उन सबका मैनेज करना था। हॉस्पिटल हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट में, एचआर मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर्स, पियोन, ठीक है। अब यहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एचआर ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन आ गया, कुक हो गए, शेफ हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, होटल मैनेजर हो गया, ये सारे, ठीक है। फर्स्ट में फाइनेंस तो हर चीज़ के लिए, हर कंपनी के लिए चाहिए, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल खोल रहे हो, चाहे आप वेलनेस के लिए स्पा सेंटर्स खोल रहे हो, योगा सेंटर्स खोल रहे हो, या फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए होटल्स रेस्टोरेंट खोल रहे हो। देन थर्ड चीज़ आती है सेल्स एंड मार्केटिंग। फिर आते हैं ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के। ये एक क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से बन के आ सकता है और सबका आंसर मोर और लेस सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, या राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। थोड़े से कीवर्ड्स को चेंज करना है, बाकी मोटा मोटा आंसर आपका सेम रहेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, 50 वर्ड्स में आप इस तरह से इसको आंसर करें। देन बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है सब। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर वापस 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आरपीएससी, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। डन, 4 पॉइंट्स हैं, डिटेल में यहाँ पर लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। डन, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, क्या इसकी जो है इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए कि क्यों टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन 4 में सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी आप टूरिज्म की बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स वहाँ पर ग्रो होने आपको दिखती है। इकोनॉमिक्स ग्रो होती है, इसलिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़ की जीडीपी जो है वो इम्प्रूव करती है। आप देखेंगे कि दुबई छोड़िए, मालदीव्स, मॉरिशस, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो सिर्फ टूरिज्म के बल पर ही सरवाइव कर पा रही हैं, बाकी और कोई इंडस्ट्री इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जब भी ट्रैवलिंग होती है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात होती है, तो वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती है, ट्रैवल में जॉब्स क्रिएट होती है, फूड, अकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों में जॉब्स क्रिएट होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। पहली चीज़ तो ये हो गई, सबसे पहला पॉइंट तो हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है टूरिज्म सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, थर्ड सेक्टर का, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कल्चरल एक्सचेंज। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ना सिर्फ आप जा रहे हैं बल्कि आप अपने कल्चर को भी वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। कल्चरल
प्रोग्रेस भी वहाँ पर देखने को मिल रही है, कल्चरल अवेयरनेस वहाँ पर हो रही है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है। आप अगर एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं तो आपको दूसरे देश की भी समझ आ रहा है, कल्चर की किस तरह से वहाँ के लोग काम करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस की बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मुगल आर्किटेक्चर है। इंडिया एक ऐसा नेशन है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको राजपूत आर्किटेक्चर भी मिलेगा, मुगल आर्किटेक्चर भी मिलेगा। देन इसके बाद आप मौर्यन आर्किटेक्चर देखें तो यहाँ पर पिलर, सारनाथ स्तंभ वगैरह और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। टेम्पल्स भी यहाँ है, चर्चेस भी यहाँ है पुराने। देन सूर्य टेम्पल भी हैं और हर अलग अलग आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह की सिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्लाइमेट अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से ये जो चीज़ें हैं, जैसे मुगल आर्किटेक्चर है, ताजमहल वगैरह है और रेड फोर्ट वगैरह है, इन सबको ये एक टूरिज्म अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से ही इनको प्रिजर्व करना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बन जाती है किसी भी नेशन के लिए। थर्ड जो चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में कोई भी टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो शहर से उस गांव तक आने वाली जो कनेक्टिविटी थी वो भी कनेक्टिविटी लो थी। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्पॉट बन जाता है, पिकनिक स्पॉट टाइप बन जाता है या टूरिज्म स्पॉट टाइप बन जाता है, ताकि जिससे कि अलग अलग शहरों से लोग उस गांव तक आ रहे हैं रेगुलर, रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ होटल्स बन जाएंगे, यहाँ रेस्टोरेंट्स बन जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ जाके रह रहा है तो फ़ोन कॉल्स के लिए कम्युनिकेशन लाइंस वहाँ पर अच्छी हो जाएगी, टावर्स वगैरह लग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, रोड वगैरह अच्छी बन जाएगी। देखिए आप कहीं बहुत इतने सारे पहाड़ी इलाके हैं, मनाली से आगे आप जाते हैं अटल टनल क्रॉस करके, जितना भी आगे हिमाचल का आगे वाला पार्ट है वहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा है और टूरिज्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। तो इस वजह से भी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड कल्चरल एक्सचेंज, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस। जब भी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है तो वो टारगेट करता है कस्टमर सर्विस को, कस्टमर कंफर्ट को और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। तो इस तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज यहाँ पर होता है। डन हो गई बात, समझ आ गई अच्छे से? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, जीडीपी आप कीवर्ड यूज करेंगे, जॉब्स क्रिएट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखनी है। सेकंड पॉइंट में आप कल्चर की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट में आप इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे और फोर्थ में कस्टमर एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं ये आप देखिए पीडीएफ में मेंशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं अननेसेसरी लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी नॉट इम्पॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और टूरिज्म टाइप, कौन कौन से टूरिज्म टाइप होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे इको टूरिज्म एक होता है, इको टूरिज्म मतलब कि नेचुरल एरियाज वगैरह है उससे रिलेटेड टूरिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल देहरादून में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे एक इको टूरिज्म का दर्जा दिया जाएगा। सेकंड आता है कल्चरल टूरिज्म। जयपुर, जयपुर में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो कल्चर को देखने आते हैं, वो यहाँ के हेरिटेज, आर्ट, ट्रेडिशन, आर्किटेक्चर को देखने आते हैं। देन थर्ड आता है एडवेंचर टूरिज्म, हाइकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग। गुलमर्ग में स्कीइंग होती है, ठीक है, राफ्टिंग वगैरह ये मनाली, व्यास रिवर, कुल्लू वगैरह में होती है हाइकिंग। तो ऋषिकेश जो है वो एडवेंचर टूरिज्म का एक हब है। मेडिकल टूरिज्म वहाँ होता है जहाँ पर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए या हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग जहाँ पर ट्रैवल करते हैं। देन तो इको टूरिज्म का एग्जांपल इंडिया में देहरादून, जहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कल्चरल टूरिज्म का एग्जांपल जयपुर आप ले सकते हैं, जहाँ पर हेरिटेज, आर्ट, ट्रेडिशंस वगैरह को देखा जाता है। एडवेंचर टूरिज्म की बात की जाए तो एडवेंचर टूरिज्म में आप देखेंगे ऋषिकेश या बिर एक करके जगह है ऋषिकेश के आगे, वो एडवेंचर टूरिज्म का हब है। मेडिकल टूरिज्म वो जगह है जहाँ पर हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली मान सकते हैं हम या बैंगलोर मान सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, विजिटिंग होली साइट्स जो होती हैं उसे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ता है। फॉर एग्जांपल वृंदावन आप अगर जाते हैं या वैष्णो देवी, कटरा आप जाते हैं। तो बिजनेस टूरिज्म में माइस, अब ये जो माइस वर्ड है ये पूछा गया था 2 नंबर में लास्ट ईयर
कि व्हाट डू यू मीन बाय माइस। तो माइस का फुल फॉर्म होता है, ये बिजनेस टूरिज्म से रिलेटेड वर्ड है कि बिजनेस के लिए लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं, जैसे पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, ये जो है बिजनेस टूरिज्म के हब हैं। इसमें माइस एक्टिविटीज़ होती हैं। ये 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं? एम फॉर मीटिंग्स, आई फॉर इंसेंटिव्स, ई फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड ई फॉर एग्जीबिशंस। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो कीवर्ड है ये एडिशनली एग्जाम में आने के बाद यहाँ पर ऐड ऑन किया है, ये पॉइंट यहाँ पर आया इसलिए ऑटोमेटिकली माइस जो है इंपॉर्टेंट था बिजनेस टूरिज्म, तो यहाँ पर इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से जब 360 डिग्री में पूरा रिसर्च करके जब आपके सामने ये PDF रखता हूँ या आपको पढ़ाने आता हूँ, तो अच्छे से रिसर्च होती है उसके पीछे, मल्टीपल सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज को मैं रेफर करता हूँ ताकि आप तक बेस्ट मटेरियल पहुँच सके और क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे। आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप देखोगे कि हाँ, जो सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया था वही एज इट इज कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन के आ रहा है। डन। तो बिजनेस टूरिज्म की जब बात आएगी तो आप माइस रेफर करोगे। माइस का फुल फॉर्म पूछा गया था 2023 के मेंस में। माइस का फुल फॉर्म क्या होता है? एम फॉर मीटिंग्स, आई फॉर इंसेंटिव्स, सी फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड ई फॉर एग्जीबिशंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, जिसमें आता है इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म। तो मैंने ना सिर्फ आपको यहाँ पर इन सब के बारे में बताया, टाइप्स के बारे में बताया, इनको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होता है और इनका एक एक एग्जाम्पल भी कोट कर दिया। इको टूरिज्म की बात होगी तो वो नेचर से रिलेटेड है, देहरादून, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कल्चरल टूरिज्म की बात होगी तो वो हेरिटेज, आर्ट और ट्रेडिशन से रिलेटेड है। आप जयपुर का नाम वहां पर लिख सकते हैं, उदयपुर लिख सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म की बात करेंगे तो हाइकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग एक्टिविटीज हो सकती है। आप गुलमर्ग लिखेंगे, ऋषिकेश, बीर बिलिंग लिखेंगे। मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो दिल्ली, बैंगलोर आप लिख सकते हैं, जहां पर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की बात करेंगे तो स्पिरिचुअल या होली साइट्स को ट्रैवल करने की बात करते हैं लोग, और उसमें आप लिख सकते हैं वृंदावन या वैष्णो देवी, है ना? या मक्का मदीना लिख सकते हैं आप। मक्का मदीना इज वेरी गुड एग्जाम्पल। बिजनेस टूरिज्म, तो बिजनेस टूरिज्म जैसे बैंगलोर में आप कर रहे हैं, माइस यहाँ पर याद रखिए। एजुकेशन पाथवेज नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड्स, ये क्या, ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड, अगर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई डिग्री वगैरह चाहिए, नॉट इम्पॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री, ये आप पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल टूरिज्म कीवर्ड आया है, स्मार्ट हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी फोकस, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल आता है कि किस तरह से व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग चल रही है, वर्चुअल टूर चल रहे हैं, VR के थ्रू आप एक ही जगह बैठे हैं और VR हेडसेट आपके लगा दिया और आप वहाँ से आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप घूम सकते हैं। डिजिटल चेक इन हो रहा है। डेटा ड्रिवन कस्टमाइज गेस्ट सर्विसेज के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस वहाँ पर आ रहे हैं। पोस्ट कोविड हाइजीन स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कॉन्टैक्ट लेंस सर्विसेज जो है वो स्मार्ट हॉस्पिटैलिटी का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म की भी बात की जा रही है, चाहे वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो या कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात हो। ये सारे फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। इसी के साथ मैंने यहाँ आज पूरा लेक्चर जो है वो जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकता था वो समझाया, और इसी के साथ ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये 20 मार्क्स का जो मैनेजमेंट है वो मैंने आपको कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से करवा दिया। कोई भी एक भी टॉपिक नहीं हुआ, सीक्वेंस में सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था और लेक्चर नंबर 20 पे हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। पार्ट बी मैनेजमेंट के ये 20 लेक्चर्स आपके लिए वरदान साबित होंगे अगर आपने ये 20 लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिए, PDF से इनका रिविजन कर दिया। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन 20 लेक्चर्स से बाहर चला जाए। ये बिल्कुल 100% गारंटी है। अगर आपने इन लेक्चर्स को ढंग से नहीं देखा है तो एक बार आप वापस फर्स्ट से रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा। 20 लेक्चर, बीच में छोटे छोटे लेक्चर्स भी हैं बहुत, स्टॉक मार्केट पे और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स भी बनाए हैं। ये लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं ये बड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, ये मैंने एक एक लेक्चर में पूरा करवाया। मतलब यहाँ तक इन 3 में 18 लेक्चर्स, 6 लेक्चर है यूनिट फर्स्ट के, 6 लेक्चर है यूनिट सेकंड के, 6 लेक्चर है यूनिट थर्ड के, 1 लेक्चर यूनिट फोर्थ और 1 लेक्चर यूनिट फिफ्थ में। पूरा मैनेजमेंट 20 मार्क्स का मैनेजमेंट इन 20 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया है। अब आगे आपको क्या करना है?
अगर आपने ये 20 लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, पहली बात तो आपको ये 20 लेक्चर अच्छे से देखने हैं। अगर अभी आपने ये नहीं देखे हैं तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं। सेकंड प्रायोरिटी आपको इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। सभी पीडीएफ का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको इनका राइटिंग प्रैक्टिस करनी है या खुद क्वेश्चन बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ये 3 आपने काम कर लिए, 20 आउट ऑफ 20 कंप्लीट। नेक्स्ट ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स की क्लासेस जो है वो अर्चना मैम आपकी लेंगी। तो यूनिट पेपर 1 जो है, पेपर 1 की यूनिट 3 में 3 चीज़ें आती हैं। सोशोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मैनेजमेंट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और ऑडिटिंग और अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं वो अर्चना शर्मा मैम लेंगे। मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसी से ही सब कुछ होगा। टैलेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो, लगातार पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू।